हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रेम प्रकाश आप लोग के साथ डिस्कशन पेपर लेकर के आया हूं। तो इस डिस्कशन पेपर में हम लोग क्या करेंगे, सेशन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से धीरे धीरे क्या करेंगे, ऊपर बढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम लोग वेरी सिंपल क्वेश्चन से करेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग ऊपर तक जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। एक न्यूटन का बल किसी पिंड को एक मीटर विस्थापित कर देता है। एक मीटर विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए 1 जूल, ऑप्शन बी -1 जूल, ऑप्शन सी 0 जूल, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। क्या क्वेश्चन है? एक न्यूटन का बल किसी पिंड को कितना विस्थापित करता है? 1 मीटर विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। वो जो बल है वो कितना कार्य करेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। यदि ऐसा क्वेश्चन आए, यहां पे कह रहा है कि कितना बल लगाए, तो 1 न्यूटन। कितना विस्थापित कर दिया? 1 मीटर। किस दिशा में विस्थापित किया, ये नहीं बोला है। तो हम लोग मान लेते हैं, ऐसा यदि क्वेश्चन होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये कह रहा है कि बल की दिशा में विस्थापन है। किस दिशा में विस्थापन है? बल की दिशा में विस्थापन है। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, इसी को लिखते हैं F। बल की दिशा में विस्थापन क्या बताए थे? d cos थीटा। और यदि ये जो विस्थापन जो है वो बल की दिशा में ही दिया हुआ है, d दिया हुआ है बल की दिशा में, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1। तो W इक्वल्स हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्या हो जाएगा? 1 जूल। आंसर हो गया 1 जूल। दैट मीन्स आंसर हो गया ए। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? यदि इसी क्वेश्चन में कहता 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल के विपरीत दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है। बल के विपरीत दिशा में 1 मीटर, तो बल तो 1 ही न्यूटन हो गया। विस्थापन कितना हुआ? 1 मीटर। किस दिशा में? बल के
विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ। कितना? 1 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे कि जो cos थीटा है इसका वैल्यू होगा -1। तो कार्य क्या हो जाएगा? बल हो गया 1 न्यूटन, विस्थापन हो गया 1 मीटर इंटू -1, तो -1 जूल हो जाएगा। किस कंडीशन में? कि बोल देता कि जो विस्थापन 1 मीटर है वो किधर है? बल के विपरीत दिशा में है। तो तीसरा, इसमें बोलता कि बल तो 1 ही न्यूटन है, विस्थापन भी 1 मीटर है, लेकिन ये विस्थापन जो है वो बल के लंबवत है। बल 1 न्यूटन है, विस्थापन 1 मीटर है, लेकिन किधर है? बल के लंबवत। तो यदि बल और विस्थापन लंबवत होता है तो कार्य कितना हो जाता है? 0। बताए थे cos 90 0। तो ध्यान रखना है, यदि कुछ नहीं बोलता है तो हम क्या समझेंगे कि बल के दिशा में विस्थापन है। यदि लिख दिया बल के विपरीत तो माइनस, और बल के लंबवत तो 0। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जूल को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में कौन 1 जूल को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये बल की दिशा में है। ½ न्यूटन इंटू 2 मीटर, सी। 0.25 न्यूटन इंटू 4 मीटर, डी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन 1 जूल को परिभाषित करता है? 1 जूल को क्या कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर को बोलते हैं 1 जूल। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी पिंड पर हम लोग 1 न्यूटन का बल लगाएं और इस बल जो है, ये बल है, वो पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे, तो हम कहेंगे कितना कार्य उस पिंड पे हुआ? 1 जूल कार्य हुआ। यह स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो ये तो ऑप्शन है ए। अब बी देखते हैं। तो ½ न्यूटन इंटू 2 मीटर, ये भी है, क्योंकि ½ न्यूटन इंटू 2 मीटर, यदि इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 2 तो हो जाएगा 1, और न्यूटन इंटू मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 जूल। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ½ न्यूटन का बल लगाएं, किसी पिंड पे कितना बल लगाए? ½ न्यूटन का, और पिंड को कितना विस्थापित कर दिया? 2 मीटर विस्थापित कर दिया। किधर विस्थापित किया? तो बल की दिशा में, तब भी क्या होगा? 1 जूल होगा। तीसरा सी ऑप्शन 0.25 न्यूटन इंटू 4 मीटर।
तो 0.25 इंटू 4 ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0.25 इंटू 4, 25 चौका 100, 2.1 तो ये भी आ गया 1 न्यूटन इंटू मीटर, इसको भी लिखेंगे 1 जूल। तो कह सकते हैं 0.25 न्यूटन का फोर्स लगाए और पिंड को कितना विस्थापित कर दिया, 4 मीटर विस्थापित किया। किस दिशा में किया, बल की दिशा में किया, तो कार्य कितना हुआ, 1 जूल। तो ये सभी परिभाषित करता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही हम लोग जब भी यदि हम लोग को डेफिनेशन लिखने के लिए बोलते हैं हम ये लिखते हैं। ऐसे ये सब भी 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, परिभाषित करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये आंसर होगा उपरोक्त सभी। फोर्थ क्वेश्चन, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य होता है ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। पहले भी हम लोग बता चुके हैं, वैसा बल जो केंद्र की तरफ लगता है, वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है, उसको क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय एक होता है जो केंद्र के बाहर लगता है। जैसे किसी पत्थर को हम लोग लेकर के रस्सी से घुमा रहे हैं तो उसके केंद्र की तरफ जो बल लगेगा उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। आप मोटरसाइकिल से किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो, गोलाकार पाथ पे घूम रहे हो, तो आपको लगता है कि बाहर की तरफ फेंका जाएंगे, तो वो बाहर की तरफ जो बल लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल बोलेंगे। तो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य, ये एक वृत्ताकार पथ है, एक रस्सी को इसमें एक पत्थर बांध दिए हैं और इसको चारों तरफ घुमा रहे हैं। यदि ये यहाँ पे है और ये टूट जाए तो ये भागेगा इधर, तो इसका विस्थापन इस दिशा में है। विस्थापन किधर है, स्पर्श रेखा की दिशा में। और अभिकेंद्रीय बल किधर लग रहा है, केंद्र की तरफ। अभिकेंद्रीय बल किधर है, केंद्र की तरफ है। इसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा और ये केंद्र से पास कर रहा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। याद रखना है, मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन आता है। तो ये 90 डिग्री हो गया एंगल, विस्थापन और अभिकेंद्रीय बल के बीच का कोण 90 डिग्री। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री, तो कार्य क्या होगा, 0। जब थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो आंसर क्या होगा, 0। यही पूछता अपकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, अपकेंद्रीय बल तब भी होता 0। एक बल यहाँ पे और होता है, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो 2 तरह का बल होता है। एक बोलते हैं स्पर्शीय बल और दूसरा बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इस दोनों के बारे में हमको समझना है, स्पर्शीय बल क्या होता है और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। एक साइकिल का टायर है और ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ये, और इसकी गति जो है बढ़ रही है। गति क्या हो रही है, बढ़ रही है। कोई एक बिंदु यहाँ पे है तो इसकी गति हमेशा क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि ये यहाँ पे है तो ये भागना चाहेगा इधर, और इसकी गति इधर क्या होगा, हमेशा बढ़ते जाएगा।
तो गति बढ़ रहा है, इसका मतलब कि गति बढ़ने, कौन बढ़ा रहा है गति को? एक बल बढ़ा रहा है। इधर बल गति को बढ़ा रहा है। जैसे हम लोग साइकिल में इसको ऐसे इसमें ऐसे करते हैं तो इसका स्पीड तेज होते जाता है। तो इधर एक बल लगता है जो गति को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो एक्चुअली ये यहाँ पे ऐसे बल लगाया था स्पर्श करके इधर, इसलिए इसको क्या बोले? स्पर्शीय बल। और केंद्र की तरफ क्या लगेगा? अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल किधर लगता है? केंद्र की तरफ। और स्पर्शीय बल किधर लगता है? स्पर्श रेखा की तरफ। स्पर्शीय बल जब पहिया का या कोई भी सर्कुलर चीज का जो स्पीड, गति जो है या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, उस केस में स्पर्शीय बल लगेगा। और पिंड का विस्थापन भी इधर ही है, विस्थापन भी इधर है। तो अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी पिंड पे स्पर्शीय बल के द्वारा क्या कार्य होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा? तो शून्य तो नहीं होगा, क्योंकि स्पर्शीय बल भी इधर है और विस्थापन भी इधर ही है, तो शून्य नहीं होगा। तो कार्य जो है स्पर्शीय बल, ये शून्य नहीं होगा। अब या तो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। तो यदि गति बढ़ रहा है इसका, तो स्पर्शीय बल इधर है। और यदि गति घट रही है, गति घट रही है, तो स्पर्शीय बल विस्थापन के विपरीत। स्पर्शीय बल इधर हो गया। तो गति बढ़ रहा है तो स्पर्शीय बल विस्थापन की दिशा में, और गति घट रहा है तो स्पर्शीय बल विस्थापन के विपरीत दिशा में। तो जब विस्थापन की दिशा में तो कार्य धनात्मक, और विस्थापन के विपरीत दिशा में बल तो कार्य ऋणात्मक। अब एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन आएगा कि एक कार है जो क्षैतिज सड़क पे जा रही है, उसकी गति तेज होते जा रही है, तो स्पर्शीय बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो गति बढ़ रही है तो विस्थापन और स्पर्शीय बल सेम दिशा में होगा। स्पर्शीय बल कौन लगा रहा है? तो सड़क जो स्पर्श में उसके टच में है, तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। और हम ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी गति, जो पहिया की गति क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है। तो स्पर्शीय बल क्या होगा? पिंड के विस्थापन के पीछे, उसके पहिए के विस्थापन के पीछे होगा। तो वहां पे कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये याद रखना है, ध्यान रखना है हमेशा। स्पर्शीय बल पूछता है, स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, असमान वृत्तीय गति से, गति उसकी चेंज कर, चाल उसका चेंज कर रहा है, तो स्पर्शीय बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक या ऋणात्मक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो धनात्मक या ऋणात्मक। यदि ये नहीं कहे कि चाल बढ़ रहा है या घट रहा है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक। अब इसमें से कह दे कि चाल बढ़ रहा है तब धनात्मक, चाल घट रहा है तो ऋणात्मक। अभी केंद्रीय बल के द्वारा कार्य शून्य, अपकेंद्रीय बल के द्वारा कार्य शून्य। पांचवा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य होता है ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। पहले भी हम लोग बता चुके हैं। वैसा बल जो केंद्र की तरफ लगता है, वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है, उसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय एक होता है जो केंद्र के बाहर लगता है। जैसे
किसी पत्थर को हम लोग लेकर के रस्सी से घुमा रहे हैं तो उसके केंद्र की तरफ जो बल लगेगा उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। आप मोटरसाइकिल से किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो, गोलाकार पाथ पे घूम रहे हो, तो आपको लगता है कि बाहर की तरफ फेंका जाएंगे, तो वो बाहर की तरफ जो बल लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल बोलेंगे। तो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य, ये एक वृत्ताकार पथ है, एक रस्सी को इसमें एक पत्थर बांध दिए हैं और इसको चारों तरफ घुमा रहे हैं। यदि ये यहाँ पे है और ये टूट जाए तो ये भागेगा इधर, तो इसका विस्थापन इस दिशा में है। विस्थापन किधर है? स्पर्श रेखा की दिशा में। और अभिकेंद्रीय बल किधर लग रहा है? केंद्र की तरफ। अभिकेंद्रीय बल किधर है? केंद्र की तरफ है। इसके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा और ये केंद्र से पास कर रहा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। याद रखना है, मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन आता है। तो ये 90 डिग्री हो गया एंगल। विस्थापन और अभिकेंद्रीय बल के बीच का कोण 90 डिग्री। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री, तो कार्य क्या होगा? शून्य। जब थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो आंसर क्या होगा? शून्य। यही पूछता अब केंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? अब केंद्रीय बल तब भी होता शून्य। एक बल यहाँ पे और होता है, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो दो तरह का बल होता है। एक बोलते हैं स्पर्शीय बल और दूसरा बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इस दोनों के बारे में हमको समझना है, स्पर्शीय बल क्या होता है और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। एक साइकिल का टायर है और ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ये, और इसकी गति जो है बढ़ रही है। गति क्या हो रही है? बढ़ रही है। कोई एक बिंदु यहाँ पे है तो इसकी गति हमेशा क्या हो रही है? बढ़ रही है। यदि ये यहाँ पे है तो ये भागना चाहेगा इधर, और इसकी गति इधर क्या होगा? हमेशा बढ़ते जाएगा। तो गति बढ़ रहा है, इसका मतलब कि गति बढ़ने, कौन बढ़ा रहा है गति को? एक बल बढ़ा रहा है इधर। बल गति को बढ़ा रहा है। जैसे हम लोग साइकिल में इसको ऐसे इसमें ऐसे करते हैं तो इसका स्पीड तेज होते जाता है। तो इधर एक बल लगता है जो गति को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो एक्चुअली ये यहाँ पे ऐसे बल लगाया था स्पर्श करके इधर, इसलिए इसको क्या बोले? स्पर्शीय बल। और केंद्र की तरफ क्या लगेगा? अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल किधर लगता है? केंद्र की तरफ। और स्पर्शीय बल किधर लगता है? स्पर्श रेखा की तरफ। स्पर्शीय बल जब पहिया का या कोई भी सर्कुलर चीज का जो स्पीड, गति जो है या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, उस केस में स्पर्शीय बल लगेगा। और पिंड का विस्थापन भी इधर ही है, विस्थापन भी इधर है। तो अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी पिंड पे स्पर्शीय बल के द्वारा क्या कार्य होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा? तो शून्य तो नहीं होगा, क्योंकि स्पर्शीय बल भी इधर है और विस्थापन भी इधर ही है, तो शून्य नहीं होगा। तो कार्य जो है स्पर्शीय बल
ये शून्य नहीं होगा। अब या तो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। तो यदि गति बढ़ रहा है इसका तो स्पर्शीय बल इधर है, और यदि गति घट रही है, गति घट रही है तो स्पर्शीय बल विस्थापन के विपरीत। स्पर्शीय बल इधर हो गया। तो गति बढ़ रहा है तो स्पर्शीय बल विस्थापन की दिशा में, और गति घट रहा है तो स्पर्शीय बल विस्थापन के विपरीत दिशा में। तो जब विस्थापन की दिशा में तो कार्य धनात्मक, और विस्थापन के विपरीत दिशा में बल तो कार्य ऋणात्मक। अब एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन आएगा कि एक कार है जो क्षैतिज सड़क पे जा रही है, उसकी गति तेज होते जा रही है, तो स्पर्शीय बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो गति बढ़ रही है तो विस्थापन और स्पर्शीय बल सेम दिशा में होगा। स्पर्शीय बल कौन लगा रहा है? तो सड़क जो स्पर्श में उसके टच में है, तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। और हम ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी गति, जो पहिया की गति क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है। तो स्पर्शीय बल क्या होगा? पिंड के विस्थापन के पीछे, उसके पहिए के विस्थापन के पीछे होगा। तो यहाँ पे कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। ये याद रखना है, ध्यान रखना है हमेशा। स्पर्शीय बल पूछता है, स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, असमान वृत्तीय गति से, गति उसकी चेंज कर, चाल उसका चेंज कर रहा है, तो स्पर्शीय बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक या ऋणात्मक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो धनात्मक या ऋणात्मक। यदि ये नहीं कहे कि चाल बढ़ रहा है या घट रहा है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक। अब इसमें से कह दे कि चाल बढ़ रहा है तब धनात्मक, चाल घट रहा है तो ऋणात्मक। अभी केंद्रीय बल के द्वारा कार्य शून्य, अब केंद्रीय बल के द्वारा कार्य शून्य। पांचवा क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्लस प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बोले किसके दो कंपोनेंट हैं, दोनों ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों का सम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। यदि गतिज ऊर्जा है 10 जूल और स्थितिज ऊर्जा है 5 जूल, तो यांत्रिक ऊर्जा कितना हो जाएगा? 15 जूल। ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। यदि गतिज ऊर्जा है 10 जूल और स्थितिज ऊर्जा है 0 जूल, तो यांत्रिक ऊर्जा कितना हो जाएगा? 10 जूल। ये किसके बराबर हो गया? गतिज के बराबर हो गया। तो यदि स्थितिज 0 है तो गतिज ऊर्जा ही क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा। यदि ये 0 है जूल और ये 10 जूल है तो क्या होगा? ये यांत्रिक ऊर्जा 10 जूल होगा। तो ये दोनों यदि है, गतिज ऊर्जा भी नॉन जीरो है और स्थितिज ऊर्जा भी नॉन जीरो है, तो दोनों का सम क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। यदि स्थितिज 0 है तो गतिज ऊर्जा ही यांत्रिक ऊर्जा होगा, और यदि गतिज 0 है तो स्थितिज ऊर्जा ही यांत्रिक ऊर्जा होगा। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन पे ये क्वेश्चन आएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? तो पहला कर रहा है स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा, ये सही होगा। गतिज ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा नहीं,
गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसी में ऑप्शन होता गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, सिर्फ गतिज ऊर्जा बोलता, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा बोलता, उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी, तो सभी हो सकते थे। इस कंडीशन में गतिज ऊर्जा है, में भी यांत्रिक ऊर्जा जीरो हो जाए तो गतिज स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाए तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा ही हो जाएगा, और यदि स्थितिज ऊर्जा गतिज जीरो हो जाए तो स्थितिज ऊर्जा ही गतिज यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त सही ऑप्शन हो सकता है। तो कैसा क्वेश्चन पूछता है उसके आधार पे हम लोग चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गिरता हुआ पत्थर, गतिशील कार, दौड़ता हुआ खिलाड़ी किस ऊर्जा के उदाहरण हैं? गिरता हुआ पत्थर में कौन सी ऊर्जा है? गतिशील कार, इसमें कौन सी ऊर्जा है? दौड़ता हुआ खिलाड़ी, इसमें कौन सी ऊर्जा है? तो ऊर्जा का वो हम लोग डिफाइन कैसे किए, परिभाषित कैसे किए? किसी पिंड में कार्य करने की यदि क्षमता है तो उसके पास क्या है, एक ऊर्जा है। अब कह रहा है कि गिरता हुआ पत्थर, एक पत्थर गिर रहा है, इसके सामने एक छोटा सा पार्टिकल ऐसे लाकर रख दो, उसको स्ट्राइक करेगा तो उसको विस्थापित कर देगा। इसके बाद मतलब क्या कि उस पत्थर के पास एक कार्य करने की क्षमता है, किसी को विस्थापित करने की क्षमता है। ये क्षमता आया कैसे? उसके गति के कारण, वो गिर रहा है जिसके के कारण ऐसा आया। इसलिए गिरता हुआ पत्थर में कौन सी ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा है। गतिशील कार, एक कार गतिशील है, आप उसके आगे जाकर खड़ा हो जाओ तो आपको धक्का मार देगा, विस्थापित कर देगा, वो आपको विस्थापित कर दिया। तो कार के किस गुण के कारण ऐसा हुआ? तो कार गति में था इसलिए आपको विस्थापित कर दिया। इसका मतलब कार की गति में होने के कारण उसमें क्षमता आई कार्य करने की, इसलिए गतिशील कार में कौन सी ऊर्जा है? उदाहरण इसका है गतिज ऊर्जा का। दौड़ता हुआ खिलाड़ी, इसके भी आगे आप आ जाओगे तो वो भी आपको डिस्प्लेस कर देगा, तो इसमें भी क्या है? गतिज ऊर्जा है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी में हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से वही क्वेश्चन है कि किस ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन ए गतिज, ऑप्शन बी स्थितिज, ऑप्शन सी यांत्रिक, ऑप्शन डी ए और सी दोनों, ए तथा सी दोनों। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, गतिज तो है ही, स्थितिज तो नहीं है। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा में दोनों आता है, गतिज भी आता है और स्थितिज भी आता है। तो गतिज ऊर्जा तो है, इसका मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण कर सकते हैं। इसलिए अब ऑप्शन ए नहीं होगा, अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि गिरता हुआ पत्थर, गतिशील कार, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, इसमें किस प्रकार की ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा है या यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा के अंदर ही क्या आता है? गतिज ऊर्जा आता है। क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी सेल या उसके समूह को हम लोग बैटरी भी कहते हैं, तो जब किसी सेल को चार्ज करते हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है। बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं अपने घरों में, तो ऊर्जा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है।
तो बैटरी है, सभी के घर में बैटरी होगा। एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। इसमें बहुत सारे प्लेट्स होते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। अब इसको चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, विद्युत से जोड़ते हैं हम लोग, करंट सप्लाई करते हैं, विद्युत धारा देते हैं। तो पहले ये कौन सी ऊर्जा था? विद्युत ऊर्जा था। ये क्या हुआ, इसमें स्टोर हुआ। तो किस ऊर्जा में स्टोर हुआ? ये जो आयंस हैं ये डिपोजिट हो जाते हैं प्लेट पे, इसमें केमिकल्स में। तो यहाँ पे जो है ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो विद्युत ऊर्जा किस में आ गया? रासायनिक ऊर्जा में। जब किसी बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के लिए कौन सी ऊर्जा आपको चाहिए? विद्युत ऊर्जा। और बैटरी में कैसे संचित हो जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। अब यदि इसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये चार्जिंग है, और ये डिस्चार्जिंग है। तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा जो बैटरी में संचित था वो किस में गया? विद्युत ऊर्जा में परिणत हुआ। तो इसको ध्यान रखना है कि बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुआ? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। और जब डिस्चार्ज होगा, मतलब उसको हम लोग किसी चीज से कनेक्ट कर देंगे, सब बल्ब से या कोई किसी लोड से, तब क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा किसमें परिणत हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा कि जब किसी सेल को चार्ज करते हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। जब पंखा बिजली से चलती है तो विद्युत ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? पंखा बिजली से चलती है, आप बिजली को फैन से कनेक्ट करते हो, वायर को, उसमें करंट देते हो, तो आप कौन सी ऊर्जा उसमें दिए? विद्युत ऊर्जा। अब पंखा क्या हुआ? रोटेट किया, घूमा, तो कहो किस ऊर्जा में रूपांतरण हुआ? तो बोलो कि सर जब पंखा चलता है तो उससे कभी कभी ध्वनि भी उत्पन्न हो जाता है, तो ध्वनि ऊर्जा भी परिवर्तित होता है। कभी कभी उसे चिंगारी देने लगता है तो प्रकाश ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। लेकिन ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि ध्वनि नहीं हो, स्पार्किंग वगैरह नहीं हो। मेन उसका काम क्या है पंखे का? घूमना, मतलब उसमें गति होना। और गति होना का मतलब कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो जब पंखा बिजली से चलती है तो विद्युत ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो ऑप्शन होगा यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन ए। ये सब साउंड भी उत्पन्न होता है लेकिन वो मेरा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, वो हमको नहीं चाहिए, वो अनडिजायर्ड है, ना चाहते हुए भी हो जाता है, इसलिए वो मेरा आउटपुट नहीं है। ध्वनि नहीं मारेंगे हम लोग, प्रकाश नहीं मारेंगे, हम लोग क्या मारेंगे? गर्मी हो जाता है पंखा तो बोलोगे उसमें ऊर्जा भी, लेकिन नहीं, वो मेरा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। मेरा डिजायर्ड आउटपुट है घूमना उसको, इसलिए क्या होगा आंसर? यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी स्प्रिंग को दबाकर छोटा करते हैं, कोई स्प्रिंग आपके पास है, उसको दबाकर छोटा कर रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा ऑप्शन ए बढ़ती है, घटती है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो कोई स्प्रिंग है आपके पास, ये स्प्रिंग है, ये अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, अपने प्राकृतिक लंबाई में है। प्राकृतिक लंबाई में है।
अब इसको आप क्या कर रहे हो, एक बार इसको खींच करके आप लंबा कर दिए, खींच करके आप लंबा कर दिए, और दूसरे कंडीशन में आप इसको कंप्रेस करके इसको कंप्रेस कर दिए। तो सबसे पहले इसमें यदि आप खींचते हैं या इसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो इसमें ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है क्या, ये उससे ऊर्जा ह्रास होती है, ये हमको देखना है। और यदि संचित होती है तो कौन सी ऊर्जा है। तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था, इसको हम यहाँ से खींच दिए। अब यहाँ पे एक कोई पिंड इस पे बांध दो और छोड़ दो इसको, तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इस पिंड को ये स्प्रिंग क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित किया, क्योंकि इसके आकार में हम क्या किए, परिवर्तन किए, इसके स्थिति में परिवर्तन किए, उसके कारण इसमें कार्य करने की एक क्षमता आई। और आप जानते हैं कि किसी पिंड के उसके स्थिति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब कि इस स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि इसमें कार्य करने की जो क्षमता आई वो किसके कारण आई, तो इसके स्थिति को चेंज करने से आई। अब यदि इसी पिंड को यहाँ पे रखते तो क्या होता, ये नीचे आता या ऊपर जाता, नहीं, लेकिन यहाँ पे रखे तो ये, और छोड़ दिए तो क्या होगा, ये नीचे इसको विस्थापित कर देगा। दैट मीन्स इसमें कार्य करने की क्षमता से एक ऊर्जा आ गई। तो इस कंडीशन में ऊर्जा क्या हो गया, बढ़ गया। कौन सी ऊर्जा बढ़ी, इसको बोलेंगे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। इसको भी यहाँ पे एक पार्टिकल इसमें कनेक्ट कर दो तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर फेंक देगा। तो इसमें भी इस पार्टिकल इस स्प्रिंग में कार्य करने की क्षमता आई। क्यों आई, इसके स्थिति में चेंज हुआ, इसको दबाया गया इसके कारण। तो इसमें भी एक ऊर्जा क्या हो गई, संचित हो गई। और कौन सी ऊर्जा संचित हुई, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें भी ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। और कौन सी ऊर्जा, यही स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग की। तो यदि किसी स्प्रिंग को उसके प्राकृतिक लंबाई से, उसके नेचुरल लेंथ से या तो उसको कंप्रेस करते हैं या उसको एक्सपेंड करते हैं, मतलब दबाते हैं या उसको खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ऊर्जा संचित हो जाती है। और जो ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। दैट मीन्स स्प्रिंग को खींचने से या कंप्रेस करने में उसमें कैसी ऊर्जा आती है, तो स्थितिज ऊर्जा आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे उसको, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। दोनों कंडीशन में या तो उसको आप कंप्रेस करो या उसको इलोंगेट करो, दोनों कंडीशन में उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब ऑप्शन देखिए, यदि किसी स्प्रिंग को दबाकर छोटा करते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या तो स्प्रिंग को आप खींच दो या स्प्रिंग को आप दबा दो, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।